हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दिस वन शॉट रिवीजन। सो वन शॉट रिवीजन के अंदर सर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही लेक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं और उसे पूरी तरह खत्म कर दें। सो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है। सीए फाउंडेशन जून 2022 एस्पिरेंट्स तैयार हो जाइए और इस आने वाले 1 घंटे में इफेक्टिवली यूटिलाइज करके टॉपिक के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को कवर कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, माय नेम इज प्रणव पोपट। आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट सीए एंड एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूं फाउंडेशन लेवल पर मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, और जल्दी से फाउंडेशन क्रैक कीजिए ताकि हम इंटर लेवल पर भी पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग साथ में मिलकर पढ़ें। एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, जरूर देखिएगा। इसी चैनल में दिया हुआ है और यहां पर आपको एबीसी एनालिसिस ऑफ एंटायर टॉपिक्स विथ वेटेज करवाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा स्पेशल क्लास एक्सप्लोर नहीं किया है तो जाइए अनअकैडमी ऐप लर्निंग डाउनलोड करके स्पेशल क्लास जाइए, क्योंकि वहां पर चल रहा है एमसीक्यू प्रीमियर लीग, जहां पर सर हम लोग ऑल्टरनेट डेज में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विजेज लेते हैं, मी एंड एमवी सर, फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली। आपके जो भी जूनियर हैं आप उनको रेफर कर सकते हो। इवनिंग में इस चैनल पर आगाज नवंबर 2022 मतलब सीए फाउंडेशन की नवंबर 2022 की बैचेस चल रही हैं, जिसके अंदर 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM चारों सब्जेक्ट्स की बैक टू बैक क्लासेस हैं एज पर द गिवन शेड्यूल। एंड टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस के पूरे लिंक्स। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए, चाहे वो रेगुलर क्लास की हो, चाहे वो रिवीजन क्लास की हो, चाहे वो थ्योरी की हो, चाहे वो फॉर्मूला समरी की हो, सब कुछ एक जगह पर वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me/clivedaily में मिल जाएगा। और जिस तरीके से सर एकाग्रता बैच के साथ आप लोगों ने बहुत धमाकेदार तैयारी करी है, अब आपके बाद जो आने वाला बैच है उनके लिए भी, जो कि लक्ष्य बैच हुआ करता था, अब एकाग्रता हो गया है, वो बैच लॉन्च हो चुका है एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट सून। तो जल्दी से सारे अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए सो दैट दे कैन टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन अवर रेगुलर बैच। दिस इज माई कोड सीए, आपका एम प्रणव मेरा नेम, इसको यूज करवाइए और यूज करिए एंड टेक 10% ऑफ वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। तो चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो, ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, because I had to travel due to emergency, so I was not able to take class today। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्डेड मोड में आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऐड कर दिया है, सो दैट आपका जो है लिंक ना बिगड़े और कम से कम समय में आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकें। सो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कीप चैटिंग, कीप इंटरेक्टिंग। मैं आपकी लाइव चैट्स देख रहा हूं प्रीमियर के अंदर भी, और बिल्कुल लाइव की तरह फील करके पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऑल द पीपल, आर यू गाइज रेडी? हाउस द जोश? लाइव चैट में अभी के अभी फायर कर दीजिए गाइस। यो, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर का नाम है, अगर आपने कभी देखा होगा तो। जिस चैप्टर की अभी हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 6 इन द स्टडी मॉड्यूल, तो ये है सीक्वेंस एंड सीरीज कहलाता है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई डेटा जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न में लिखा हुआ है, एक प्रॉपर पैटर्न में, ऐसा पैटर्न की अगली टर्म आप बता सको। अब पैटर्न्स तो बहुत सारे टाइप से बनाए जा सकते हैं, लेकिन दो मेजर पैटर्न होते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एनी ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ नंबर इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं सर, एक फाइनाइट सीक्वेंस होता है, एक इनफाइनाइट, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स गिनते जाओ तो गिने जा सकते हैं, दैट इज फाइनाइट। जिसके टर्म्स अनगिनत होते हैं, अनगिनत, दैट आर इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीरीज की बात करूं तो वही है, जो लोग सीक्वेंस में उन्हीं को अगर आप सम कर देते हो, जो टर्म्स आपका सीक्वेंस में उन्हीं को अगर आप सम कर देते हो, यू विल गेट इट इनटू द सीरीज, ठीक है। अब देखो, तीन टाइप की सीक्वेंस हम लोगों को मेनली पढ़नी है, एपी, जीपी और अदर। तो एपी और जीपी तो आप प्रॉपरली एज अ टॉपिक पढ़ रहे हो, पर अदर वाले कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनको हम ऑप्शन से करते हैं, भले वो हमने अलग से एज अ पैटर्न ना पढ़ा हो, लेकिन मेजॉरिटी जो आपका जो है सर ऑब्जेक्टिव है वो एपी और जीपी को ही पढ़ने का है। मैं यहाँ पर ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ दो ही टाइप के सीक्वेंस होते हैं, और भी होते हैं, हम सिर्फ ये दो पढ़ने वाले मेनली, ठीक है। अब देखो एपी की बात करूं तो क्या है सर, एपी वर्ड को समझो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस या माइनस। तो अगर आपका पैटर्न ऐसा बन रहा है सीक्वेंस का कि जिसमें कुछ जोड़ने या घटाने से आपकी अगली टर्म आ रही हो, लेकिन वो सेम जोड़ना है आपको, जैसे कि मान लो आपका पहला नंबर है 3 और अगला नंबर है लेट्स से 7, फिर अगला नंबर है 11, तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15। तो अगर आपकी ये पैटर्न बनती है 3 7 11 15, तो ये एक सीक्वेंस है जिसमें आप एक कांस्टेंट को ऐड करते जा रहे हो, +4 +4 +4 +4।
अच्छा, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, आपने 20 से शुरू किया और -4 कर रहे हो, तो 20, 16, 12, 8 माइनस 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 करते जा रहे हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही। अब सुनिए फॉर्मेट। जब कभी हम किसी एपी की बात करते हैं तो पहली टर्म को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है। जब कभी हम किसी एपी की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए, सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय T2, T3, T4। लेकिन वो बनती कैसे है सर? ए, पहले ए रहेगा, ए में डी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा ए प्लस डी, उसमें एक और डी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा ए प्लस 2D, उसमें एक और डी जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा ए प्लस 3D। बस डी 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 जोड़ते जाना है आपको और आपको हर अगली टर्म मिलते जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस। अच्छा, इसको डी क्यों नाम दिया? इसको डी इसलिए सिंबल दिया क्योंकि ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। और क्यों कॉमन डिफरेंस कहलाता है वो अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखो सर, मान लो आपके पास, मैं यहां पर सीक्वेंस लिख देता हूं वही वाला, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। आपकी पहली टर्म 3 है तो मैंने A3 को लिख दिया। अब मुझे पता 3 में 4 ऐड किया आपने तो A प्लस डी मतलब +4 ऐड किया है, फिर एक बार फिर से +4 ऐड कर दिया तो A प्लस 2D हो गया। समझ रहे हो आप बात को? तो यहां पर अगर मैं हर अगली टर्म और हर पिछली टर्म का गैप देखूं ना तो वो 4 ही आएगा। देखो, तो एवरी नेक्स्ट टर्म एंड एवरी प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसीलिए इसको सर, क्योंकि ये कॉमन है आपका और दूसरा डिफरेंस है, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अब एक बात समझने वाली सर ये है, यहाँ पर इसको अगर मैं रिमूव कर दूं कॉमन डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया है। अब अगर एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पर यह है सर कि आपकी जो पहली टर्म है, आपकी जो दूसरी टर्म है, आपकी जो तीसरी टर्म है और जो चौथी टर्म है, अगर ये ए है, ये ए प्लस लेट से आपका 4 है, ये a प्लस 2 इंटू 4 है, ये a प्लस 3 इंटू 4 है, तो ध्यान से एक बात को समझिए यार कि फर्स्ट टर्म में एक भी कॉमन डिफरेंस नहीं, सेकेंड टर्म में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस का डबल आ रहा है, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस का ट्रिपल आ रहा है। मतलब आप जिस टर्म पर बैठे हो कॉमन डिफरेंस एक कम होगा। इसीलिए जब आप nth टर्म निकालते हो तो आपका कॉमन डिफरेंस a प्लस n माइनस 1d आता है। हमने इस चीज को रेगुलर क्लास में पूरा डिराइव करके समझा था, a प्लस n माइनस 1d, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजें समझ में आ गई, फॉर्मेट भी समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस भी। अब यही जो मैंने आपको बात कराई a प्लस n माइनस 1d, ये किस काम आता है? ये फॉर्मूला आ गया, जैसे भी आया ठीक है, डेरिवेशन अपनी जगह है, बट इसका यूज क्या है सर? इसका यूज है कि अगर कोई सीक्वेंस आपको एपी वाला दिया हुआ है और मैं आपसे पूछूं चलो इसकी 12th टर्म निकालो, चलो इसकी 18th टर्म निकालो, तो कहां तक पूरा पैटर्न बनाते रहोगे भाई? एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे मैं सीधे वो वाली टर्म निकाल सकूं जिसकी मुझे जरूरत है, a प्लस n माइनस 1d। तो फर्स्ट टर्म a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर n मतलब जिस भी नंबर की टर्म तक आप जाना चाहते हो, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, और आपसे पूछता हूं T8 निकालो, चलो बताओ T8 क्या आएगा? T8 क्या आएगा? हाँ बेटा, ये पहला लेक्चर है रिवीजन का, वन एंड ओनली लेक्चर है। तो पहली टर्म 4, दूसरी टर्म 7, तीसरी टर्म 10, अगर मैं आपसे पूछूं T8 क्या आएगा तो आप कैसे निकालोगे? सर T8 आएगा हमारा a प्लस n माइनस 1d, कहने का मतलब 4 प्लस n मतलब 8, 8 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 4, दैट इज 3। तो 21 प्लस 4 25। अब यही चीज अगर आपको मैनुअली निकालनी होती तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता आपका। यही चीज मैनुअली निकालनी होती तो आप 4 प्लस 7 प्लस 10 मतलब 4, 7, 10, उसके बाद आगे लिखते जाते 13, 16, करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सर, इसका कैलकुलेटर ट्रिक समझ लेते हैं अब हम लोग। अभी आपने निकाला मेरे साथ टर्म नंबर 8, और टर्म नंबर 8 आपका आया है कितना भाई? 25। टर्म नंबर 8 आया 25। इसी चीज को अगर मुझे कैलसी से निकालना हो तो कैसे कर सकता हूं? बड़ा सिंपल है सर। कैलसी में जाके आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, उसके बाद प्लस या माइनस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, कभी डिक्रीजिंग वाला होता है तो डी की वैल्यू माइनस आती है, कभी इंक्रीजिंग वाला एपी होता है तो डी की वैल्यू प्लस आती है। तो वॉट एवर इज द डी का साइन, तो ए प्लस डी इक्वल 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 करते जाओ, लेकिन इक्वल करते समय ध्यान रखो आपका जो पहला इक्वल होगा वो सेकेंड टर्म कहलाएगा। अब देखो, ये मैंने कैलकुलेटर चालू किया, यहां पर मैंने डाला पहला टर्म, मेरा पहला टर्म क्या था? 4, मेरा कॉमन डिफरेंस था 3, तो 4 प्लस 3। अब मैं इक्वल की बटन दबाऊंगा, तो इक्वल की बटन पहली दबाई, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4, 5, 6, 7, 8, वाओ 25 मैच कर गया, जबरदस्त।
25 मैच कर गया, जबरदस्त। ठीक है, तो क्या आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक याद आ गई सर? क्या आप लोगों को कैलकुलेटर ट्रिक याद आ गई? ठीक है सर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारा फर्स्ट टर्म 3 था, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारा 4 था, 4 + 3 इक्वल, तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 4 5 6 7 8, 7 बार इक्वल दबाया तो 25 दिखने लगा मेरा। तो मुझे बस ये ध्यान रखना है कि प्लस डी दबाने के बाद जो इक्वल है ना वो सेकेंड टर्म है, इसको फर्स्ट मत मान लेना, क्योंकि फर्स्ट तो ये है ना, तो जब आप उसमें डी जोड़ते हो तो सेकंड मिलता है आपको। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके हमको आगे बढ़ना है। चलो भाई, तो अगर आपको जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला और जनरल टर्म ऑफ एपी की कैलकुलेटर ट्रिक समझ में आ गई है तो दिमाग की बत्तियां जलाइए, फटाफट आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे ये क्वेश्चन, सेवंथ टर्म आपको निकालना है, मैं फटाफट कैलकुलेटर से निकाल सकता हूं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 5 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 8 -3, तो 8 लिया -3 किया, 2 3 4 5 6 7, ये आ गया -10। सीधे कैलकुलेटर से हमारा निकल गया आंसर -10। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, इस तरीके के सवाल आए तो कैलकुलेटर का यूज मत करो। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने कैलकुलेटर ट्रिक सीख ली तो आपको फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। इसलिए आपको कैलकुलेटर की ट्रिक भी बननी चाहिए और आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। जब जिसको लगाना बेस्ट होगा हम उसको लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 4/√7 -3/√7 मतलब 1/√7। अब आपसे कोई पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 17/√7, ये नहीं पूछ रहा कि ये वाले नंबर की टर्म निकालो, बोल रहा है 17/√7 ये कौन से नंबर की टर्म है। तो टीएन की जगह ये लिख दिया और यहां लिख दिया a + n-1 इंटू डी। अब देखो मुझे इस n की वैल्यू को निकालना है, तो सिंपल है सर, दोनों तरफ √7 है तो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 + n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17 - 3 + 1 दैट इज 15। ठीक है सर, वेरी इजी। चलो अब जैसे इस टाइप का सवाल आता है, फिफ्थ टर्म आपकी ये है, 12th टर्म आपकी ये है, तो इक्वेशन से होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में जाके ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको ऑप्शन से हो जाते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन भी एग्जांपल में दिया है तो लग रहा है कि चलो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शंस में आएगा तो सीधे आप चेक कर लोगे कि किसका टोटल 69 आ रहा है, किसका मल्टीप्लाई करके 483 आ रहा है। तो अब देखो, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, जब हम पहली बार रेगुलर क्लास कर रहे थे तो ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में इसलिए किए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट में ग्रिप की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि अब हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं मतलब हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसलिए जो इररेलेवेंट होगा उसको नहीं पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल 6, इस तरह का सवाल आता है आपका कि 4 और 324 के बीच में अरिथमेटिक मीन भरो। इसका मतलब सिंपल ये है सर कि 4 और 324 के बीच में 4 ऐसी टर्म्स बताइए कि जिनको डालने के बाद ये एपी बन जाए। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वैसे तो ये भी ऑप्शन से हो जाता है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो ऑप्शन से करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म ले लो और ये जिस भी नंबर की टर्म है 1 2 3 4 5 6, टर्म नंबर 6, तो अगर आप 324 को टर्म नंबर 6 मानोगे तो फॉर्मूला लगा दोगे आप a + 5d इक्वल 324। a की वैल्यू आपको 4 ऑलरेडी पता है, तो 324 - 4 और आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 320 डिवाइडेड बाय 5। 320 डिवाइडेड बाय 5 आपका आंसर आएगा 64। बस एक बार कॉमन डिफरेंस पता चल गया, दैट्स इट। 4 + 64 दैट इज 68 + 64 दैट इज 132 + 64 दैट इज 196 + 64 दैट इज 260। इस तरीके से आप भर सकते हो। ठीक है, ये जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको ऑप्शन से नहीं बन रहा होगा, ऑप्शन से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करता हूं सर ये वाले फॉर्मूले की। पहले इसका मतलब समझो, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है सम ऑफ 3 टर्म्स निकालो, मतलब टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 का सम। अगर आपसे कोई पूछता है सम ऑफ 7 टर्म्स निकालो, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी से लेके 7 तक का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, एक एक्सपांडेड फॉर्म में, एक कंडेंस्ड फॉर्म में। पहला वाला फॉर्मूला मैंने क्या बोला, अगर आपको Sn निकालना है तो n/2 a + tn, मतलब अगर आपको मान लो 7th टर्म तक का सम निकालना है तो आप कर दीजिए n/2 मतलब 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस 7th टर्म। ये तब आपके लिए इजी रहेगा जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली 7th टर्म दी हुई है। मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन में 7th टर्म नहीं दी हुई तो क्या करूंगा मैं, तो ऐसे केस में मुझे t7 निकालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा a + a + 6d, तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअली n/2 2a + n-1d। समझ रहे हो, तो दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ फर्क ये है सर
कि अगर nth टर्म की वैल्यू या लास्ट टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो डायरेक्टली यूज कर लूंगा, नहीं दी हुई है निकालना पड़ेगा तो ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, चलो इसका भी कोई कैलकुलेटर ट्रिक है क्या? बिल्कुल सर, इसका भी कैलकुलेटर ट्रिक है, हम लोग देखेंगे। तो जो आपने nth टर्म निकालने का कैलकुलेटर ट्रिक सीखा था ना, बिल्कुल वही आपको पैटर्न फॉलो करना है। a प्लस माइनस डी इक्वल 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 इक्वल, लेकिन जैसे ही आपकी उस टर्म तक आप पहुंच जाते हो जिस टर्म तक का आपको सम निकालना है, जैसे अगर S7 निकालना है तो अगर आप 7th टर्म तक पहुंच जाते हो तो उस टर्म पर पहुंच के तुरंत GT दबा दीजिए। जैसे ही आप GT दबा दोगे तो आपको सम मिल जाएगा, सेकेंड टर्म से लेके लास्ट टर्म तक का सम मिल जाएगा। तो अभी एक टर्म का सम उसमें जुड़ना बाकी है, फर्स्ट टर्म, तो प्लस ए और कर देना लास्ट में तो आपको पूरा सम मिल जाएगा। चलिए अब एक एग्जांपल करेंगे सर, हम लोग एक एग्जांपल करते हैं जिसको हम दोनों तरीके से करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर की ट्रिक से भी कर लेते हैं, फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार स्मार्टली सर ये फॉर्मूला जो है याद आ जाए, अगली बार आप कभी भूलो नहीं। ठीक है, चलो ये लीजिए, एक पूरी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो जैसे कि मेरे पास यहां पर दिया हुआ है 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। मैं आपको बोलता हूं यहां पर, चलिए हम लोग निकालते हैं S5 निकालते हैं, चलो S5। तो मैं यहां पर 25 के बाद एक और टर्म लिख देता हूं 29। अब क्योंकि मुझे यहां पर टर्म नंबर 5 पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, तो 5/2 फर्स्ट टर्म दैट इज 13 प्लस फिफ्थ टर्म सीधे 29। इनको कैलकुलेटर में सॉल्व किया, देखो कितना आंसर आता है, 13 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, आंसर आ रहा है 105। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो आप, इन सबको सम करके देख लो, इन सबको सम करके देखूं, 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 29, अरे वाह 105 मैच कर गया। लेकिन मान लो मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं S9 निकालिए, S9, तो फिर यार डबल मेहनत करने से मतलब नहीं कि तुम पूरा पहले 9 टर्म तक लिखो, इससे बेटर सीधे फॉर्मूला लगा दो n/2 2a प्लस n-1d, क्योंकि वो उसी का एक्सपांडेड फॉर्मूला tn को खोल दिया आपने। तो 9/2 2a मतलब 2 इंटू 13 दैट इज 26 प्लस n-1 मतलब 8 इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका 4, कॉमन डिफरेंस 4 है ना यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस 4, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 2 इंटू 13 प्लस 8 4 जा 32 इंटू 9/2, आंसर आ रहा है 261। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला लगाते आपने सीख लिया। अब मैं आपको इसी में कैलकुलेटर ट्रिक से सिखा देता हूं। तो कैल्सी में आपको डायरेक्टली कैसे करना है, कैल्सी में डायरेक्टली करने के लिए आप पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर प्लस डी लिखेंगे, इक्वल इक्वल करते जाएंगे nth टर्म तक, फिर जीटी को प्रेस करेंगे और फिर वापस से प्लस ए करेंगे। तो चलिए सर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप सबसे पहले 13 लिखिए कैलकुलेटर में, प्लस की बटन दबाइए, फिर 4 लिखिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5 6 7 8 9, जैसे 9th टर्म तक पहुंचे जीटी दबाना और प्लस 13 अलग से ऐड कर देना। चेक करो कैलकुलेटर में क्या 261 आता है, ये कंप्यूटर वाले कैल्सी में नहीं होता। तो 13 लिखा मैंने, प्लस 4 लिखा, प्लस 4 लिखा, अब इक्वल दबा रहा हूँ, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान रखिएगा मैंने 2 से गिनना चालू किया था। जीटी प्लस 13, 248 प्लस 13 261 आ गया सर, बहुत शानदार। यही कैलकुलेटर की ट्रिक तो हमको सीखनी थी। तो मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कैलकुलेटर ट्रिक, और दोनों फॉर्मूले एक ही एग्जांपल से हमने तीनों को समझ लिया। अब सर देखो सम के फॉर्मूले से कुछ और फॉर्मूले डिराइव होते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये तो मतलब रट लो यार, क्योंकि इसका उपयोग ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि पूरे मैथ्स में, पूरे स्टैट्स में कहीं भी हो सकता है। इस फॉर्मूले का यूज कहीं भी हो सकता है क्या ये फॉर्मूला? गिनती 1 2 3 4 5 6 का सम, अगर मैं आपसे पूछूं चलो 1 2 3 4 5 6 करके 11 तक का सम बताओ, तो तुमको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं कैलकुलेटर में, तुम सीधे कर दो। क्या 11 नंबर का सम है? ठीक है, तो 11 इंटू 11 प्लस 1/2, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ रहा है 66। आप चाहो तो मैनुअली चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, 66 ही आएगा। लेकिन इससे देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है। मजा आया कि नहीं मजा आया गुरु? बिल्कुल मजा आया सर। चलिए और भी फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स मतलब आपको पता ही है सर, 1
3 5 7 9, इनके अगर आपको सम चाहिए, लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूँ पहले 4 ऑड नंबर का सम निकालो, तो कुछ नहीं, पहले 4 का सम होगा 4 का स्क्वायर 16। क्या बात कर रहे हो, करके देख लो भाई। 1 + 3 + 5 + 7, अरे हाँ यार 16 आ रहा है, ये तो परफेक्ट। ये दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना भाई, बिल्कुल मत भूलना इसको भी। तीसरा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि पहला नंबर आपका है 1 स्क्वायर, दूसरा है 2 स्क्वायर, तीसरा है 3 स्क्वायर, फिर चौथा है 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि पहली 4 टर्म का सम निकालो, तो आप कर दोगे 1 + 4 + 9 + 16। आंसर आना कितना चाहिए, आंसर आना चाहिए 30। तो अब फॉर्मूले से चेक करते हैं कि आंसर 30 आता है कि नहीं। तो n की जगह 4 डाल दिया, तो 4 4 + 1 2 × 4 + 1 अपॉन 6, तो ये आ गया 4 × 5 × 2 4 जाए 8 + 1 9 अपॉन 6, तो 4 × 5 × 9 अपॉन 6, द आंसर इज 30। वाओ, ये तो सिखाना चाहता था भाई, दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो। नीचू अग्रवाल पूछ रही है बैच कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ। बेटा ये कोई बैच नहीं है, मतलब पिछले वीक से मैंने फास्ट ट्रैक रिविजन्स चालू किया है, तो यहाँ रिविजन्स हो रहा है दिसंबर के लिए। ठीक है, तो हर दिन एक नया टॉपिक होता है, कहीं भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, तो ये है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ऐसे करके जहां तक का आपको निकालना हो वो सबका सम आप सीधे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक के फॉर्मूले क्लियर हैं। तो अगर आप सभी लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले क्लियर हैं तो एक बार जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाइए, ताकि अब हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस नहीं, एक्सरसाइज में हम चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे सारे, करेंगे चुनिंदा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7, आपको दिख रहा है ये एक एपी है, ये एक एपी है 1 3 5 7, आपको nth एलिमेंट पूछ रहा है, मतलब nth टर्म। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 + n-1 इंटू डी, दैट इज 2। सॉल्व कर दिया इसको तो 1 + 2n-2, सॉल्व किया तो आ गया 2n-1, दैट इज ऑप्शन बी। चाहते तो इसको उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा मतलब कैसे, आप ऑप्शन बी में अगर एक बार 1 डालते, 2 डालते, 3 डालते, तो क्या आपकी पैटर्न फॉलो हो रही है नहीं, ये चेक कर लेते। ठीक है, चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्योंकि अभी आपने एपी पढ़ा हुआ है तो आपको जीपी नहीं पता था, एक्चुअल में ये जीपी है, लेकिन फिर एपी की एक्सरसाइज में आ गया तो कैसे कर लूं मैं इसको। और मान लो एपी जीपी को छोड़ के कोई तीसरी चीज आ जाती तो मैं इसको कैसे करता। सिंपल, जब भी आपको nth एलिमेंट पूछता है ना, nth एलिमेंट, तो अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो सिंपली जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनमें n की जगह एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4 डाल के चेक करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म आपकी ये वाली आती है या नहीं। अगर आती है तो बिल्कुल सही है, वरना गलत है, सीधी बात है। अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए है -1 की पावर n, तो मैंने मान लो वहां पर 1 डाला, तो -1 की पावर 1, 2 की पावर 1 -1, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को करवा नहीं रहा हूं, मैंने आपको पैटर्न बता दी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अगला आता है ये वाला क्वेश्चन सर, 2i-1 स्क्वायर रूट और i की वैल्यू समेशन में i की वैल्यू 4 से लेके 7 तक जा रही है। जब कभी ये समेशन का साइन हो तो उम्मीद करता हूं ये तो आप सभी को पता है कि समेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। दूसरा, समेशन के साइन के नीचे कभी कभी कुछ वैल्यू होती है और ऊपर भी कुछ वैल्यू होती है। ऊपर वाली वैल्यू एंड पॉइंट कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट कहलाती है। तो आपको एक बार i की जगह 4 रखना है, एक बार i की जगह 5 रखना है, एक बार 6 रखना है और 7 रखना है, और इस फॉर्मूले में डाल डाल के जो भी वैल्यूज आ रही है उनको सम करना है। तो 2 4 जा 8 -1 7, 7 रूट, फिर आपने 4 की जगह 5 डाला तो 2 5 जा 10 -1 9, तो रूट, उसके बाद आपने 6 डाला तो 6 2 जा 12 -1 11 का रूट, उसके बाद आपने 7 डाला तो 7 2 जा 14 -1 13 का रूट। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो समेशन को कैसे यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे यहां पर बोला सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज कैन बी रिटन एज, तो सम निकालना नहीं है आपको, सिर्फ पैटर्न को चेक करना। तो यहां पर भी वही वाली बात है, आपके पास जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आप एक बार 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, और फिर देखो कि ये वाली पैटर्न आपकी मैच करती है या नहीं। यही आपको देखना है कि ये वाली पैटर्न आपकी मैच करती है या नहीं। तो जैसे मेरे पास दिया -5 का पावर k, तो एक बार k की जगह 1 डालूंगा तो -5 का पावर 1 मतलब -5,
एक बार -5 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा +25, एक बार -5 का क्यूब करूंगा तो आ जाएगा -125। बिल्कुल मैच कर रहा है, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये तभी मैच करेगा जब हम लोग सर ऑप्शन ए यूज करेंगे। ठीक है, चलो फिर जैसे ये दिया है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वेयर nth टर्म इज दिस, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको nth टर्म दिया है n² - 2n, आप इसमें एक बार n की जगह 1 डालो, एक बार 2 डालो, एक बार 3 डालो, तो 1² 1 - 2 दैट इज -1, एक बार 2 डालो, 2 2 जा 4 -4 0, फिर एक बार 3 डालो, 3 3 जा 9 - 6 3, तो -1 0 और +3, ये ऑप्शन ए आ गया। समझ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39, ये तो आप सीधे कैलकुलेटर की ट्रिक से कर सकते हो। आपकी ए की वैल्यू है -1 है ना, आपकी डी की वैल्यू है -2 और आपकी टीएन की वैल्यू है -39, तो आपको कैलकुलेटर भैया से पूछना है कि -39 कौन से नंबर की टर्म है, तो आपने कैलकुलेटर भैया को बोला पहले -1 हो जाओ, फिर उसमें आपने कर दिया -2, फिर पहला इक्वल दबाते समय टर्म नंबर 2 बोलना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जैसे आपने 20 बोला तो आपका -39 दिख रहा है, मतलब आपकी 20th टर्म -39 है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया है। सर वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x + 4 6x - 2 और 2x + 7 फॉर्म एन एपी, इस टाइप के सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है कि 3 टर्म दी है एपी में, तो कोई भी 3 टर्म t1 t2 और t3 एपी में तभी हो सकती हैं जब t2 - t1 का वैल्यू t3 - t2 के बराबर हो, मतलब सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस कॉमन हो, कॉमन डिफरेंस होगा तभी तो वो एक एपी बनेगा। तो यहाँ वही चीज करनी है मुझे, 6x - 2 - 8x - 4 इज इक्वल्स टू 2x + 7 - 6x + 2, ये आपका होना चाहिए। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पर अभी आपको और कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस आपको मैंने पैटर्न बता दिया, सही आंसर आप निकाल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको यहाँ पर बोल रहा है mth टर्म आपको दिया हुआ है n और nth टर्म आपको दिया हुआ है m, और फिर आपसे बोल रहा है rth टर्म निकालो, तो मैं बोलूंगा rth टर्म तो सिंपल है a + r - 1d। अब सिंपल तो है लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। rth टर्म जो बोल रहे हो आप a + r - 1d, पर ऑप्शन में तो ये आंसर ही नहीं। ऑप्शन में आपको इस तरीके से आंसर देना है कि उसमें कहीं भी a ना दिखे, कहीं भी d ना दिखे, सिर्फ m n और r ही दिख रहे हैं ऑप्शंस में। इसका मतलब मुझे अपने ये वाले आंसर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसे फॉर्मेट में। तो मैं क्या करता हूं, a की और d की वैल्यू निकालता हूं, कुछ ऐसी वैल्यू जो इस वाली इक्वेशन की मदद से निकले। तो अगर tm की वैल्यू n है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं a + m - 1d इज इक्वल्स टू n, बोल सकते हो आप। और nth टर्म आपका m है तो आप बोल सकते हो a + n - 1d इज इक्वल्स टू m। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, और पहले वाली टर्म m - 1d माइनस n - 1d और राइट हैंड साइड हो जाएगा n - m। अब देखो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में d कॉमन आ रहा है, तो m - 1 - n + 1 कर दोगे और सामने की तरफ हो जाएगा n - m, तो d की वैल्यू हो जाएगी n - m अपॉन m - n। और आपको पता है आप n - m को -m - n लिख सकते हो, तो जब आप दोनों को कैंसिल करोगे तो d की वैल्यू आएगी -1। एक बार आपको d की वैल्यू -1 रख गई तो यहाँ पर आप -1 डाल सकते हो, तो वहां पर झंझट खत्म। दूसरा, अब आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में d डाल के a की वैल्यू निकाल दो, तो a + m - 1 d, मतलब d की जगह -1 डाल देता हूं, इज इक्वल्स टू n, तो a + 1 - m इज इक्वल्स टू n, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी n + m - 1। समझे? तो यहां पर आप क्या कर दोगे, अब a की जगह आप डाल दोगे ये वाला पार्ट, तो tr निकालने के लिए a की जगह मैंने डाल दिया ये वाला पार्ट n + m - 1 और प्लस r - 1, और d की जगह डाल दिया अगेन -1, तो ये हो गया n + m - 1 + 1 - r। सॉल्व किया, 1 1 कैंसिल हो गए, n + m - r मेरे पास बचा हुआ है, n + m - r मतलब ऑप्शन डी। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन सारे क्वेश्चंस इतने लेंदी थोड़ी होते हैं, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, बट उसका कुछ कर नहीं सकते। सर मान लीजिए पेपर में मुझे कोई ऐसा सवाल आया जो इतना समय लेता हो, तो
मुझे ऐसे सवालों को आखिरी के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उनको पहले मुझे निपटा देना है। उसके बाद जो ऐसे बड़े क्वेश्चंस बच जाएंगे ना, उनको ट्राई करूंगा मैं जितना भी समय बचेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को करने के चक्कर में आखिर के 5 छोटे क्वेश्चंस छूट गए, क्योंकि ये एक नंबर भी 1 नंबर देगा और छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस तो 5 नंबर देंगे। तो क्यों ना मैं पहले उनको कर लूं जहां 5 नंबर मिलने का जुगाड़ हो। यस और नो? ठीक है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है। यहां पर आपको ऑलरेडी सम दिया हुआ है कि ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है 10, 9 2/3, 9 1/3, 9, इन सबको जोड़ने से 155 आ रहा है। तो आपकी Sn की वैल्यू 155 है और आपको कॉमन फर्स्ट टर्म दिया है 10 और आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सर कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा, मैं 1/3 1/3 1/3 माइनस करते जा रहा हूँ यहाँ पर। तो Sn की वैल्यू मेरे को दी है और अब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ फॉर्मूले में डाल देता हूँ n/2, ठीक है, n/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है -1/3। एक तो आप इस इक्वेशंस में n की जगह 30, 31, 32 पुट करके चेक कर सकते हो। दूसरा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आपका फाइनल आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आगे का पार्ट आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने एक बड़ा क्वेश्चन बीच में करवा दिया तो कुछ लोग टेंशन में चले गए। यार ये सोचो तुम, ऐसे रेयर क्वेश्चंस होते हैं, मेरा ये बोलना कि नहीं आएगा पेपर में वो भी गलत है क्योंकि आ गया तो, लेकिन मेरा ये बोलना कि यही टेंशन लेने वाली चीज है ये भी गलत है और आपका टेंशन लेना भी गलत है। तो आपने 8 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन लेंदी आया तो 7 तो इजी थे ना, तो प्रोबेबिलिटी तो इजी क्वेश्चन या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आने की ज्यादा है ना। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से टेंशन क्यों ले रहे हो? डोंट टेक लोड, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू n टर्म्स इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर 10। यहां पर आपको देखो Sn की वैल्यू दी हुई है 5n² प्लस 2n और Sn की वैल्यू से अब आपसे Tn की वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ Tn की वैल्यू क्या है, nth टर्म की वैल्यू क्या है। तो मैंने फॉर्मूला लगा देता हूँ। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू 5n² प्लस 2n। अब देखो a को रखा रहूंगा तो इक्वेशन सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, a को रखा रहूंगा तो इक्वेशन सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, तो मैं a की वैल्यू निकालता हूं। अब आपको पता होना चाहिए कि a फर्स्ट टर्म भी होता है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी होता है, क्योंकि पहली टर्म तो a है ही, लेकिन पहली टर्म का सम करते तो भी पहली ही टर्म बचेगी ना। तो आप Sn वाले फॉर्मूले में 1 डाल के आंसर a का निकाल सकते हो। तो 5 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 7। तो S1 7 आ गया और यही आपका a के बराबर है। तो मैंने यहाँ n लिया, n/2 अंदर रखा 7 प्लस nth टर्म। राइट हैंड साइड में दोनों ही टर्म्स में मुझे n दिख रहा है तो n कॉमन ले लेता हूं ताकि कैंसिल कर दूंगा। तो 5n प्लस 2। अब देखो ये n और ये n कैंसिल होगा, ये वाला 2 जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो 7 प्लस nth टर्म विल बी इक्वल्स टू 10n प्लस 4। अब आपको nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म हो जाएगी 10n प्लस 4 माइनस 7 दैट इज 10n माइनस 3, ऑप्शन सी। तो हमको लिंकेज भी बनना चाहिए ना, nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म्स के बीच का लिंकेज भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग ये आगे हम लोग 20th टर्म, भाई बिल्कुल भी करवाने की जरूरत नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन। लास्ट टर्म अप टू 21 टर्म्स मतलब T21 निकालना है, कोई जरूरत नहीं मुझे करवाने की। यहाँ लास्ट टर्म अप टू 13 टर्म निकालना है, कोई जरूरत नहीं करवाने की। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स। यहाँ पर आपको S100 निकालना है। अब S100 निकालना है तो बच्चों को लगेगा चलो कैलकुलेटर की ट्रिक से कर लेते हैं। भाई S100 इतनी बार क्यों कैलकुलेटर को प्रेस कर रहे हो? तो कभी फॉर्मूला अच्छा होता है, कभी कैलकुलेटर अच्छा होता है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a, 2a मतलब 2 इंटू 9 प्लस n-1 मतलब 99 इंटू डी है मेरा -4, कॉमन डिफरेंस, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 9 m प्लस 99 इंटू 4 m माइनस मेमोरी रिकॉल इंटू 50 माइनस 18,900, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन -6 एंड 14, दो अरिथमेटिक मीन डालने, मतलब आपको -6 के बीच में दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको यहाँ पर फिट करने से एक एपी बन जाए। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया था, तो आप वैसे कर सकते हो, करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। ये बिल्कुल ऑप्शन वाला है। कोई ऐसे 3 नंबर ढूंढिए जिनका सम जो है वो 15 के बराबर हो और जिनका प्रोडक्ट 80 के बराबर हो और वो एपी में हो। तो आपके
क्या कहते हैं 258 इज द एपी, बाकी कोई तो एपी में है नहीं, ये भी एपी में है, दोनों ही सही आंसर है, बोथ आर करेक्ट। अच्छा अब टेंशन लेने आ जाते हैं कुछ लोग कि अरे सर दो दो आंसर सही है, पेपर में क्या करूंगा। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें दो दो आंसर सही हो, मॉड्यूल में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसा देते हैं कि दो दो आंसर सही है, ठीक है, बाकी ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं कि जो दो दो सही होगा। अब जैसे ये वाला है, ये है इजी क्वेश्चन लेकिन यहाँ फंसते हैं लोग बहुत ज़्यादा। 17 क्वेश्चन वैसे है इजी लेकिन बच्चे बहुत फंसते हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखो सर, आपको यहाँ पर निकालना है कि आपका एस एन दिया हुआ है 3n² + 5n, आपको एपी वाली सीरीज पूरी बनानी है। अब एपी वाली सीरीज मतलब आपको T1 T2 T3 इनको निकाल के कॉमा 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 में लिखना है। ये आपको तो सिर्फ एस एन दिया हुआ है, टीएन तो दिया नहीं। पहले S1 की मदद से फर्स्ट टर्म निकालता हूं मैं, तो 3 + 5 8 हो जाएगी मेरी फर्स्ट टर्म। फिर S2 की मदद से मैं निकालता हूँ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, तो 4 3 = 12 + 10 22। अब इस बात को समझो आप, ये आपको 22 दिया हुआ सेकेंड टर्म। तो कई बच्चे ऑप्शन बी को टिक करके चले जाते हैं कि चलो पहला 8 है दूसरा 22। अरे नहीं भाई, पहला टर्म 8 है और S2 का मतलब होता है T1 + T2 की वैल्यू 22 है। अच्छा, जिसमें से कि T1 8 है, T2 पता नहीं 22, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 22 - 8 दैट इज 14। तो 8 14, अभी 8 से 14 पहुंचे मतलब +6 किया, तो फिर से +6 कर दोगे तो 20 हो जाएगा। ये बन गया आपका सीक्वेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई समझ गए, गड़बड़ तो नहीं करोगे आप इसमें। हाँ वो सम है, सेकेंड टर्म नहीं है वो, ठीक है। चलो अब ये वाले क्वेश्चन सर, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस डिविजिबल बाय 5 इज, इसको कैसे निकालोगे। समझो एक बात को, 74 से 25,556 तक जो भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा, जैसे कि पहला नंबर आता है 75, तो अगला आएगा 80, अगला आएगा 85। अगर मैं ध्यान से पैटर्न को देखते जाऊं, आखिरी नंबर 25,555, तो ये भी तो एक एपी बन रहा है। अरे हाँ, इस एपी का कॉमन डिफरेंस है +5, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 75 और हमें इसका n मतलब ऐसे कितने टर्म्स है ये निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसे कर देता हूँ, Tn = 25,555, आखिरी टर्म यही है तो n की वैल्यू यहीं से पता चलेगी। तो यहाँ लिख देता हूँ a + n - 1d = 25,555। a की वैल्यू 5 + n - 1 तो नहीं पता, d की वैल्यू है आपकी 5, सॉरी a की वैल्यू है 75 और d की वैल्यू है 5, 25,555। अब कैलकुलेटर से इसको कर दो, तो 25,555 - 75 डिवाइडेड बाय 5 + 1, 5097 इज माय नंबर। चलो भाई, छोटा सा झोंका आया था, अभी चेक कर लो, अभी सही हो गया होगा, चेक कर लो अभी, ठीक है। छोटा सा झोंका आया था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3, इज इट ओके नाउ? ठीक है इशिका, ठीक है तस्मिया, ओके क्लियर है, अब क्लियर है, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 लेट स्टार्ट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द pth टर्म ऑफ एन एपी 3p - 1/6, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा। देखो यार, आपको टीपी दिया हुआ है, टीपी मतलब pth टर्म 3p - 1/6। अब वो p के फॉर्मेट में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि अगर टीपी की वैल्यू 3p - 1/6 है तो tn की वैल्यू 3n - 1/6 होगी, सिंपल सी बात है सर, ठीक है। अब आपको निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। nth टर्म मुझे पता है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो n/2, ठीक है। क्योंकि मेरे पास tn की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर a का कोई भी यूज नहीं है, तो मैं tn की मदद से फर्स्ट टर्म निकाल देता हूँ, 3 - 1/6 दैट इज 2/6। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2/6, ये हो जाएगा 3n - 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3n, 2 - 1 मतलब +1/6 और बाहर आ जाएगा n/2। और अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा n × 3n + 1/12। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए कितना आसान है।
अरिथमेटिक मीन ये कोई बताने वाली चीज़ है, द 4 अरिथमेटिक मीन ये भी बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन का सिर्फ इक्वेशन बता देता हूँ आपको। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 14, ये आपको गिवन है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो पहली 5 टर्म का सम और पहली 10 टर्म का सम सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में अपोजिट है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, S5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ S10 नेगेटिव। और अब आपको T3 निकालना है। T3, अब देखो T3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको सॉल्व करोगे आप, दोनों के फॉर्मूले सामने सामने लिखोगे तो आपको D मिल जाएगा। फिर जो भी D मिलेगा उसको आप यहां डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न बता दिया हूं, पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। The sum of a certain number of terms of an AP is -8, -6, -4 up to आखिरी तक इस 52। बताइए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ये भी अब करवाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल तो आप कर चुके हो। 24 भी इजी है, 25 भी सीधा सा AP। आपको S17 निकालना है। यहाँ पर आपकी D की वैल्यू यहाँ 3.5 दिख रही है मुझे। बस इसके साथ हमारा सर AP कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वी हैव डन AP। अब हम लोग चल रहे हैं सर GP की तरफ। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं भाई AP में? कैसा रहा भाई यहाँ तक का टाइम कैसा रहा? बढ़िया रहा। चलो अब GP में जा रहे हैं फिर से एक बार। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर GP। हाउस द जोश गाइस, जल्दी बताइए, हाउस द जोश? सुपर हाई। चलिए अब शुरू करेंगे सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिटेल्ड रिवीजन। 3 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, AP GP या फिर कोई और। हमें मेजरली AP और GP पढ़ना होता है। AP हमने कंप्लीट कर दिया और अब हम GP में आ चुके हैं। GP में देखिए सर, अगर आपके सीक्वेंस, जैसे अरिथमेटिक का मतलब था प्लस या माइनस, ज्योमेट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवीजन। ठीक है, अब फॉर्मेट देखो जीपी का क्या होता है। जीपी का फॉर्मेट होता है पहला टर्म, उसमें कुछ मल्टीप्लाई हुआ, कुछ मल्टीप्लाई हुआ, कुछ मल्टीप्लाई हुआ। ए था, ए में आर मल्टीप्लाई हुआ, अभी ए आर में फिर से आर मल्टीप्लाई होगा तो वो ए आर स्क्वायर बन जाएगा ना। समझ रहे हो बात को आप? चलिए इसका भी हम एक सिंगल सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे बहुत अच्छे से इसका फॉर्मेट और फॉर्मूले सभी कुछ समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लो आपके पास दिया है 2, 6, 18, 54। क्या हुआ यहाँ पर सर? सबसे पहले आप 2 लिए, फिर 2 इंटू 3 लिए, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 किए, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किए। वही तो हो रहा है, ध्यान से देखो ना। ये 2 है, ये 6 है, ये 3 3 जा 9 2 जा 18, ये 54 है। मतलब हर अगली टर्म में एक एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जो था उसमें और एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। इसी को पैटर्न वाइज बोलूँ तो इसको ए बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए आर क्यूब। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर पहली टर्म है तो 0 आर है, एक भी आर नहीं है। दूसरी टर्म है तो देयर इज 1 आर। तीसरी टर्म है तो देयर इज 2 आर, मतलब आर स्क्वायर। चौथी टर्म है तो देयर इज आर क्यूब। तो बताइए अगर 10th टर्म होगी, 10th टर्म, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए आर की पावर 9। एक आर की पावर कम लेना है बस, जिस भी नंबर की टर्म है। तो अगर nth टर्म लोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? nth टर्म लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ए आर की पावर n-1। ये बन गया फॉर्मूला। दूसरा, ये आर क्यों बोला जाता है? इसको आर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कॉमन रेशियो है। भाई साहब किसका रेशियो है ये? कोई भी अगली टर्म और कोई भी पिछली टर्म का रेशियो। आप चेक कर लो इस वाले एग्जाम्पल में। 6 मतलब अगली टर्म और 2 मतलब पिछली टर्म, देखो 3 आ रहा है। थर्ड टर्म 18 और उसके पीछे वाली टर्म सेकेंड टर्म, ये भी 3 आ रहा है। 54/18, ये भी 3 आ रहा है। तो दीज ऑल रेशियोज आर कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। चलो सर, तो यहां तक हमने फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया, कॉमन रेशियो का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लिया, फॉर्मेट भी समझ लिया, और आखिरकार ये जो फॉर्मूला होता है सर ये भी समझ लिया। अच्छा, ये काम किस आता है सर? कौन से नंबर की टर्म है ये पता करने में ये फॉर्मूला हमें काम आता है। इसकी भी कैलकुलेटर ट्रिक है। आर इंटू ए इक्वल 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 इक्वल, जहां तक आपको जाना हो। पहले इक्वल को आप सेकेंड टर्म बोलोगे, ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखें, जब आप एपी करते हो तब आप ए से शुरुआत करते हो, लेकिन जब आप जीपी करते हो कैलकुलेटर में तब आप आर से शुरुआत करते हो, ए से शुरुआत नहीं करते। चलिए एक मास्टर क्वेश्चन लेते हैं सर, और उस मास्टर क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, कैलकुलेटर से भी करेंगे और फॉर्मूले से भी करेंगे। ठीक है, ये लीजिए 6, 18 सॉरी 6, 24, 96 एंड सो ऑन। ठीक है, अब
मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि इसमें मुझे 8th नंबर की टर्म बताइए। तो 8th नंबर की टर्म हो जाएगी a r की पावर 7। a की वैल्यू है 6, r की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, 24/6 दैट इज 4 और पावर है 7। तो कैलकुलेटर भैया थोड़ा 4 का पावर 7 बता दीजिए। 4 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 6, आंसर आ गया 98,304। यहां तक बात सही है। अब सुनो, इसको कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। तो कैलकुलेटर में मैं सबसे पहले टाइप करूंगा आर की वैल्यू, फिर करूंगा इनटू की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, फिर इक्वल 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 करता जाऊंगा और पहले इक्वल को सेकेंड टर्म बोलूंगा। अब ध्यान से सुनिए, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 4 इंटू फर्स्ट टर्म 6 इक्वल इक्वल इक्वल। अब चेक करते जाओ, देखो मैं भी अपने कैलसी में कर रहा हूं। 4 इंटू 6, पहले इक्वल को सेकेंड टर्म बोलूंगा तो 2 3 4 5 6 7 8। आपके 8 बोलने पर आंसर आ रहा है कि नहीं। मैंने कॉमन रेशियो गलत तो नहीं ले लिया। 4 इंटू 6 2 3 4 5 6 7 8 98,304 सर आ तो रहा है सर। तो ये हो गई आपकी कैलकुलेटर ट्रिक ऑफ जीपी। बढ़िया है सर, मजा आ गया। चलो यही मजा मैं हर देशवासी को देना चाहता हूँ। चलो अब ये देखो एग्जाम्पल 1 क्या है भाई, कुछ नहीं है, ए आर ए क्यूब, कॉमन रेशियो क्या है आर। हर पिछली टर्म में आप आर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगली टर्म आ रही है, आर इज द कॉमन रेशियो। अब जैसे ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म 256 है, ये 256 जो है कौन से नंबर की टर्म है, तो मैं tn को 256 के बराबर रख देता हूँ, इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। ए आर रेस टू एन माइनस 1 इज 256। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो a हो गया 1, r हो गया मेरा 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, r की वैल्यू है 2। तो a 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 256। अच्छा 256 2 की फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पता ही है, और 256 होता है 2 का पावर 8, तो n माइनस 1 की वैल्यू 8 के बराबर, तो n की वैल्यू 9 के बराबर। 9 इज द आंसर, सिंपल। आपको ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो यहाँ पर भी वही खेल होगा। 1/9, बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, आखिरी में 9 आ रहा है, मतलब ये पांचों मिलाकर जीपी होने चाहिए। यहाँ पर भी वही बात ध्यान रखनी, सबसे पहले ए निकाला, इसको ले लिया आपने 1 2 3 4 5, टर्म नंबर 5 की मदद से, जिसमें कि आप ए डाल के AR4 से आप आर की वैल्यू निकाल दोगे। एक बार आर की वैल्यू आ गई तो सब में आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका ये पूरा फिल हो जाएगा, आराम से फिल हो जाएगा। चलो फिर ये तो वैसे ही क्वेश्चन है सर जो ऑप्शन से हो सकते हैं, तो क्योंकि अब हम एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं तो करने की जरूरत नहीं है। अब आता है सर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के आपको दो फॉर्मूले दिखेंगे, दोनों से सेम आंसर आता है। वो तो नेगेटिव साइन ना आ जाए, इसलिए हम लोग इसके दो फॉर्मूले बनाते हैं कि अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला करो। हालांकि आप किसी भी फॉर्मूले को कहीं भी यूज कर दोगे तो आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत कहीं भी आपको नहीं है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो चलिए फिर से एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से सर दोनों चीजें समझेंगे, एक तो ये वाले दोनों फॉर्मूले और दूसरा आपका कैलकुलेटर का ट्रिक। तो जीपी का भी कैलकुलेटर का ट्रिक वैसे ही काम करता है, पहले आप nth टर्म ऑफ जीपी निकाल दो, जैसे ही nth टर्म तक पहुंचते हो जीटी दबा दो, जीटी दबाने से सबका सम हो गया, पहला टर्म अलग से और ऐड करना बाकी है, उसको जोड़ देना। ठीक है, तो ये लीजिए सर, लेट्स टेक 8 9.6 11.52। अब इस वाले जीपी में मुझे सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए। 5 भी नहीं लेते, चलो 8 लेते हैं, सम ऑफ 8 टर्म्स। तो पहले मैं फॉर्मूले से करता हूँ, फॉर्मूला ए आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अभी ए की वैल्यू है 8, आर की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू होगी 9.6 अपॉन 8 मतलब 1.2, तो आर की वैल्यू 1.2, उसका पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1। तो 1.2 इंटू 278 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 8, ये आ रहा है मेरा 131.99 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, 131.99 आ रहा है। अब इसको
चेक करिए अभी, चेक इट नाउ। आर्यन 5 सेकंड हो गए, चेक भी तो कर लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो मैं क्या कर रहा था, मुझे निकालना है 8th टर्म का सम। तो सबसे पहले कॉमन रेशियो लूंगा 1.2, इंटू करूंगा फर्स्ट टर्म, ठीक है सर, इक्वल करूंगा तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, जीटी प्लस 8 करके देखो आपका मैच करता है कि नहीं। तो 1.2 इंटू 8, 2 3 4 5 6 7 8 GT प्लस 8, सर 131.99 बिल्कुल मैच कर रहा है। करेगा ही ना मैच भाई, कहाँ जाएगा, उसको करना पड़ेगा मैच, अवश्य करेगा मैच, क्यों नहीं करेगा मैच। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये था सर हमारा फॉर्मूला। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, जितने भी दिसंबर 2021 के बच्चे हैं, सीए लाइव डेली में मैंने सारे लेक्चर्स अपडेट कर दिए हैं। सारे लेक्चर्स का मतलब, जैसे ये है वन शॉट रिवीजन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये है कोरिलेशन रिग्रेशन का पूरा रिवीजन। फिर 10 का दम में हमने छोटे छोटे सेशंस में किया था, पीएनसी को 3 सेशंस में, सेट रिलेशंस को 2 सेशंस में, प्रोबेबिलिटी को 3 सेशंस में, थ्योरेटिकल को 2 सेशंस में, और जहाँ जहाँ भी चैप्टर होते जा रहे थे उनकी क्विज भी करते जा रहे थे। और फिर मैंने एक एग्जाम फोकस्ड स्ट्रेटेजी, जहाँ पर मैंने एक स्ट्रेटेजी पीडीएफ आपको दिखाया था पूरा, टॉपिक वाइज एनालिसिस, तो वो उसका लिंक यहाँ पर है। फिर आपको अपनी थ्योरी पर डेडिकेटेड टाइम स्पेंड करना था, तो उसके लिए आपको 3 सेशंस देखने की जरूरत है। ब्रीथलेस रिविजन्स के 2 यूट्यूब वीडियोस हैं, और फिर एक वीडियो है आपका थ्योरी है जरूरी का, जो हमने पिछले संडे लिया था, ऑल एमसीक्यूज। तो पहले 2 सेशंस में कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, और तीसरे वाले सेशन में आपका एमसीक्यू सारे रिवाइज हो जाएगा। फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी रिवीजन किया था, और अभी जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहे हैं, इंडाइसिस, लॉग, इंडेक्स नंबर, एपीजीपी, वो भी यहाँ पर लिंक डली हुई है। तो एवरीथिंग इज गेटिंग अपडेटेड देयर। आप चाहो तो खुद भी यूज कर सकते हो, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि लिंक्स सारी अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कई बार क्वेश्चन बन के आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। देखो क्या होता है, अगर आपकी कोई जीपी सीरीज ऐसी है, ध्यान से सुनना कैसी है। मान लो आपका एक वैल्यू है लेट्स से 20, अगला वैल्यू है 10, अगला वैल्यू है 5, अगला वैल्यू 2.5। मैं आप सभी से बोलता हूँ चलो कैलकुलेटर में हम लोग देखते हैं कि ये पैटर्न कितना आगे जाएगा। तो कैलकुलेटर में आप क्या करो, सबसे पहले कॉमन रेशियो ले लो, 10/20 दैट इज 0.5। तो कैलकुलेटर में आप टाइप करो 0.5 इंटू 20 और इक्वल दबाव, बताओ कितना आ रहा है बेटा। 0.5 इंटू 20 करके इक्वल दबाव कितना आ रहा है बताओ। सर इक्वल दबाव तो आ रहा है 10। एक बार और इक्वल दबाओगे तो आएगा 5, एक बार और इक्वल दबाओगे तो आएगा 2.5। मतलब जैसे जैसे आप इक्वल दबाते जा रहे हो ना, जैसे जैसे आप इक्वल दबाते जा रहे हो, आपकी अगली 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 टर्म आती जा रही है। जैसे जैसे यू आर प्रेसिंग इक्वल, आपको अगली अगली टर्म मिलती जा रही है। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं 2.5 लाया, 2.5 के बाद 1.25 आया, फिर कोई छोटी सी वैल्यू आई 0.625, 0.3125, ऐसे ऐसे करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। बस इक्वल दबाते जाओ, देखना थोड़ी देर के बाद ना आपका आंसर कांस्टेंट हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कितना भी इक्वल दबाते जाओ वो माइनस भी नहीं हो रहा, वो 0 0 0 0 0 0 0 में जाके अटक गया है। तो क्या होता है अगर आपका डिक्रीजिंग वाला जीपी है, डिक्रीजिंग वाला जीपी मतलब आर की वैल्यू 1 से छोटी है, तो हर अगली वैल्यू छोटी होगी। अब कितना छोटा करोगे किसी चीज को, किसी चीज को छोटा करने की भी एक लिमिट होती है ना, कितना छोटा करोगे। तो एक लिमिट के बाद वो और छोटा नहीं होगा, 0 में पहुंच जाएगा। तो फिर 0 को ऐड करने से क्या सम चेंज होगा बताओ। फिर तुम कितनी भी टर्म्स ऐड करते जाओ, 50वीं टर्म ऐड करी, 51th टर्म ऐड करी, 52th टर्म ऐड करी, करते गए करते गए, 100 तक का सम चेक कर लिया, 200 तक का सम चेक कर लिया, 500 टर्म्स तक का सम, जब आगे टर्म बढ़ ही नहीं रही तो सम तो जाके अटक गया ना आपका। तो वो अटका हुआ सम जो है वो सम ऑफ इन्फिनिटी कहलाएगा। कि चाहे आप सम ऑफ 1000 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 10,000 टर्म्स निकालो, सम ऑफ 1 करोड़ सम टर्म्स निकालो, वो तो अटक चुका है, सेम आंसर आएगा। वही चीज हमको निकालनी है सर, उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो ऊपर वाले केस में मेरे लिए क्या आ जाएगा, a/1 - r। तो यहां पर अगर मैं यूज करूं a/1 - r, तो a मतलब 20/1 - 0.5, दैट इज 40, दैट्स ऑल। बस 40 से ज्यादा सम आएगा ही नहीं आपका, 40 में जाके अटक जाएगा, बस उससे ज्यादा सम होना ही नहीं है।
ठीक है बेटा, समझ गए? इट विल गेट लाइक स्टक एट 40, दैट्स ऑल। लेकिन ध्यान रहे आपको, क्या ये चीज आपकी हमेशा काम करती है? नो, ये हमेशा काम नहीं करती। ये सिर्फ तभी काम करती है जब आपकी आर की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में हो, दैट्स ऑल, है ना, मतलब 1 से छोटी हो बेसिकली। ठीक है सर, बढ़िया। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ 1 2 4 8 अप टू 8 टर्म्स। कुछ भी नहीं है सर, आराम से कर लोगे आप। फिर ये वाला क्वेश्चन है। हाँ, फिर देखो अजीब वाले क्वेश्चंस आते हैं, अजीब वाले क्वेश्चन। अजीब वाले मतलब समझ गए? जैसे ये है, ये ना तो एपी है ना तो जीपी है, लेकिन इस वाले सीक्वेंस को आप ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो कि वो आपका एपी या जीपी में आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो ना भाई, क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करो। आपको ऑप्शन में सम ऑफ एन टर्म्स दिया होगा, उसमें आप वैल्यूज डाल के देखो कि वो मैच करता है कि नहीं मैच करता है इससे। समझ रहे हो मेरी बात? तो टेंशन मत लो, जो आपके ऑप्शंस दिए उससे मैच कर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, हम पूरी मेहनत करते हैं इसको, हम लोग इसमें बाहर हम लोग 3 निकालते हैं तो अंदर आता है 1 + 1 1 + 1 1 1 एंड सो ऑन। फिर अंदर 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर आता है 3/9, तो अंदर आता है 9 + 9 9 + 9 9 9। ये हो गया कॉन्सेप्ट, जो हमने उस समय इसलिए पढ़ा था क्योंकि तब हमको कॉन्सेप्ट की ग्रिप चाहिए थी। लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड, 3/9 ये हो जाएगा 10 - 1 हो जाएगा 100 - 1। तो कोई एपीजीपी करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे उन ऑप्शंस में आप एन की वैल्यू 1 2 3 डाल के चेक कर लेना, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी लोड मत लो। सिमिलरली फॉर दिस। तो अब हम आते हैं टू द पॉइंट एमसीक्यू में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ करने का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाली चीज़ मैं रेगुलर सेशंस में ज़रूर करवाता हूँ क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी होती है वो चीज़, लेकिन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, सेवंथ टर्म ऑफ द जीपी, कोई दिक्कत है? बताऊं क्या? कॉमन रेशियो बता दो, 6 × 2 2 12 × 2। ठीक है, हो गया। 8th टर्म ऑफ द सीरीज यहां पर आपको निकालनी है, 6 12 24। फिर से कॉमन रेशियो 2, आप ही निकाल देना, मैं नहीं कर रहा। टी नंबर 12, यहां पर कॉमन रेशियो बताइए सबसे पहले तो आप लोग। कॉमन रेशियो, I have not found any videos on integration by you except the revision lecture. Thus that chapter does not carry much marks. Yes, they does not carry much marks and they require so much efforts. That's why. वेरी गुड आर्यन। कल कौन से चैप्टर का रिवीजन होगा? कल तो क्विज होगी। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, क्या आप लोगों ने लाइव चैट में देखा एक लिंक पिन करके रखी हुई है? लाइव चैट में एक लिंक पिन करके रखी हुई है, क्या आपने देखा? वो स्पेशल क्लास की लिंक है कल की। तो कल हमारा क्विज होने वाला है। किस पर क्विज होने वाला है सर? कल हमारा 2 चीज़ों पर क्विज होने वाला है। कौन सी 2 चीज़ों पर क्विज होने वाला है? पहला है आपका इंडेक्स नंबर और दूसरा एपीजीपी। तो दोनों का एक मिक्स क्विज होने वाला है। ठीक है, देयर विल बी अ मिक्स क्विज ऑन बोथ ऑफ देम। गुड। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। ये खबर छपवा दो अखबार में, अरे पोस्टर लगवा दो बाजार में। ठीक है, हाँ, तो इसका कॉमन रेशियो पूछ रहा था मैं आप लोगों से। व्हाट इज द कॉमन रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कॉमन रेशियो है इसका, बताओ जल्दी। सर कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? कॉमन रेशियो निकालते हैं अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म। तो यहाँ का कॉमन रेशियो हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, परफेक्ट, ओके। मैं इसकी बात कर रहा था शायद। हाँ, तो ये भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, शेयर कर देना आपका। तो कल 17 नवंबर दोपहर को 11 बजे अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास पर सीए प्रणव कोड यूज़ करके एनरोल कर दो। इंडेक्स नंबर और एपीजीपी का बढ़िया सुपर क्विज होने वाला है। ठीक है, होप यू गाइज आर एक्साइटेड, क्योंकि अभी अभी तो रिवीजन करवाया, कल करवाया था इंडेक्स का, आज करवा दिया एपीजीपी का। क्विज हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा सर, बढ़िया। चलो अगला,
इसमें भी आपकी आर की वैल्यू पता चल गई तो फिर आप कैलकुलेटर ट्रिक की मदद से निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, -0.5 इंटू -128 इक्वल 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 12th टर्म तक देख लेना। आपका जो भी पॉइंट में आंसर आएगा उसको यहाँ से वेरीफाई कर देना। ठीक है, मैं कर देता हूँ ना, कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। 0.5 नेगेटिव का साइन लगा दिया, पता है ना आपको सभी को कैलकुलेटर में आप नेगेटिव का साइन लगा सकते हो, पता है ना। 0.5 नेगेटिव का साइन लगा दिया, इंटू 128 में भी नेगेटिव का साइन लगा दिया, इक्वल किया तो सेकेंड टर्म 64, थर्ड टर्म -32, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव 0.0625। अब इसमें से किसका आंसर 0.0625 आएगा, ऑप्शन सी 1/16। ठीक है, चलो गुड। फोर्थ बहुत इजी है। फिफ्थ में भी आपको T10 निकालना है, कुछ खास सवाल नहीं आया अभी तक, ये भी वैसे ही है। हाँ, सेवन्थ वाला कर देता हूँ मैं। सेवन्थ वाला है पैटर्न x स्क्वायर x 1 अप टू 31 टर्म्स। सबसे पहले फर्स्ट टर्म होगी x स्क्वायर, तो अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म दैट इज 1/x। तो फिर आपका T31 क्या आएगा, T31 आएगा a r⁻30। तो a की वैल्यू है x स्क्वायर और r की वैल्यू 1/x उसका पावर 30, तो x का स्क्वायर अपॉन x का पावर 30 मतलब x का पावर 1/x का पावर 28। नीचे जाएगा तो 30 से माइनस होकर 2 हो जाए 28 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर ये सम निकालना है, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, सम अप टू 7 टर्म्स निकालना है। मैं कर दूंगा पहले कॉमन रेशियो 6/-2 दैट इज -3, तो -3 इंटू -2, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म 4 5 6 7 GT और उसमें प्लस कर दूंगा -2, तो आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 3 नेगेटिव इंटू 2 नेगेटिव, सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 GT उसमें -2, आंसर आ गया -1094। ये भी हो जाएगा कैलकुलेटर के ट्रिक से। ठीक है, ऑप्शन ए। नाइन्थ को देखते हैं सर। द सम ऑफ द सीरीज 243 80 127 क्या है, कुछ भी तो नहीं सर, यहाँ पर S8 निकालना है। R की वैल्यू आपको समझ में आ ही रही होगी, 1/3, 1/3 मतलब 0.333333, तो कैलकुलेटर में 0.33333333 पूरा टाइप होने दो, इंटू 243 कर दो, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा कर करके 8th टर्म तक जाओ और GT दबा दो और लास्ट में +243 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.333333333333 इंटू 243 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 243, आंसर आ रहा है 243.111। तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच करेगा क्या, नहीं करेगा कोई ऑप्शन मैच, सारे के सारे मेरे को गलत लग रहे हैं यहाँ पर, नन ऑफ दीज। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा एक स्पेशल सवाल है। वैसे तो इसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसका स्टैंडर्ड तरीका पता होना चाहिए। अगर मैं इसमें पहली टर्म की बात करूं तो 1/√3, इसके कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं, कॉमन रेशियो की, तो कॉमन रेशियो होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज √3। हर पिछली टर्म में √3 करके आप आगे बढ़ा रहे हो चीज़ों को। चलो, अब आपको निकालना है सम अप टू 18 टर्म्स, तो वो हो जाएगा a दैट इज 1/√3 इंटू r⁻n-1। सम का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ar⁻n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो a मतलब 1/√3 ब्रैकेट ओपन, √3 इज योर r, उसकी पावर 18-1 होल डिवाइडेड बाय √3-1। अब देखो यार, एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है सर कि अगर आपके डिनोमिनेटर में ऐसे रूट दिख रहा हो ना, तो उसी के जैसा उसका उल्टा वाला वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ताकि नीचे से डिनोमिनेटर से रूट चला जाए, सिर्फ न्यूमरेटर में रहे, डिनोमिनेटर तुम्हारा रैशनलाइज हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ 1/√3। अच्छा, √3 का पावर 18 का मतलब क्या है, 3 का पावर 1/2 का पावर 18 मतलब 3 का पावर 9, तो √3 का पावर 18 का तो सीधे वैल्यू मिल जाएगा 3 का पावर 9, 2 3 4 5 6 7 8 9,
दैट इज 19683। तो 19683 माइनस 1 मतलब 19682 इंटू √3 प्लस 1। और नीचे वालों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना ये दोनों को, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, a माइनस बी ए प्लस बी वाली, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 19682 अपॉन 2 दैट इज 9841। तो 1 अपॉन √3 इंटू 9841 इंटू √3 प्लस 1, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। ये तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखकर बता दो कौन सा सेकंड टर्म कहां पर 24 दिख रहा है और आपको फिफ्थ टर्म कहां पर 81 दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ओरल क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, भाई सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27 अपॉन 8, द मिडिल टर्म इज, ये अच्छा सवाल है, थर्ड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक जीपी है जिसमें 3 टर्म्स हैं, मैं मान लेता हूं पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर और तीसरी टर्म ए आर का स्क्वायर। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो आपका 27/8 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ मिडिल टर्म क्या होगी, मतलब ए आर फाइंड आउट करना है आपको। कोई बात नहीं, ए क्यूब आर क्यूब 27/8, ये हो जाएगा ए आर का होल क्यूब। 27/8 का मतलब होता है 3/2 का होल क्यूब, तो ए आर की वैल्यू आ गई 3/2, ऑप्शन ए। आयो कि नहीं आयो भाई? अगर कैलकुलेटर में जीटी नहीं हो तो फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेटा जी। अगर कैलकुलेटर में जीटी नहीं है तो शॉर्टकट नहीं है, फिर आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है ना। चलो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा टुमारो, 4 पैसा सक्सीडिंग डे, तो आपका ये जीपी बन रहा है, देखो 1 2 4 ऐसा कर करके। तो बोल रहा है 2 वीक्स में कितना आप जोड़ लोगे, तो 2 वीक्स में मैं जोड़ लूंगा S14 जितना, तो ए आर रेस टू n-1 अपॉन r -1, ए की वैल्यू 1, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 -1, n की वैल्यू है 14, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 14 -1, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, which is 16,384 -1 अपॉन 1, तो ये आ रहा है 16,384 पैसा। तो रुपयों में निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 163.84 रुपीज, ऑप्शन 83, सॉरी 84 नहीं 83 रुपीज, ऑप्शन सी। चलिए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे को मैथ्स डर नहीं लगता सर, मैं मैथ्स एग्जाम फोड़ के दूंगा एग्जाम 21 में। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता हूँ, आपका टीचिंग स्टाइल शानदार है, थैंक यू तरुण, बिल्कुल फोड़ना भाई, ज़बरदस्त फोड़ना, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ये आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या करने का भाई जैसे मान लो मैं 3 टर्म्स तक का सम ले लेता हूँ, तो 3 टर्म्स तक का सम आएगा 4 + 44 + 4 44, कितना आ रहा है 492। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सारे ऑप्शंस में n की जगह 3 डाल के चेक करना है किसका आंसर 492 आता है। जैसे पहला ऑप्शन 4/9, 10/9 इंटू 10 की पावर n की जगह डाल देता हूँ 4 - 1 -4, तो 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 4 इंटू 2 3 4 10,000 -1 इंटू 10/9 -4 इंटू 4/9, यार 4936। ये तो गलत लग रहा है, नहीं ये तो गलत लग रहा है यार। अच्छा 4 डाला मैंने, तो S4 तक निकालना पड़ेगा, सॉरी। चलो 4 डाल के चेक कर लिया, तो S4 तक देख लेते हैं कितना आ रहा है S4 का वैल्यू। 4 + 4 4 + 4 4 4 + 4 4 4 4, हाँ सही है, मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए सही है। वैसे मुझे 3 करके डालना चाहिए था, मैंने 4 करके डाल के चेक कर लिया था, इसलिए गड़बड़ हो गया, और कुछ नहीं। अभी कितना टाइम लगेगा सुशील पूछ रहा है। सुशील भाई बस हो गया यार, थोड़ा सा ही बचा है, देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस और। जैसे ये वाला है, इसमें आपको SN दिया हुआ है 0.1 0.11 0.111, तो एक काम करते हैं, पहली 3 टर्म्स को ही लेते हैं इस बार, S3, तो इसका सम आएगा 0.1 + 0.11 + 0.111, दैट इज 0.321,
अब आपको ये चेक करना है कि n की वैल्यू 3 डालने पर कौन से ऑप्शन से सही आंसर आएगा। मैं यहाँ डालता हूँ 1/n 9, n की जगह डाला मैंने 3 माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर 3, तो 0.1 का क्यूब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आ रहा है 0.22222। तो ये तो मुझे गलत लग रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में चलता हूँ, 1/9 3 माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 0.1 का क्यूब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाय 9 पूरा सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 डिवाइडेड बाय 9, 0.321 आ रहा है। बिल्कुल मैच करके ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ओके चलिए। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो पहले इंटरप्रेट करना सीखें। अब ये इंफॉर्मेशन की मदद से आर की वैल्यू निकालनी मुझे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 जी पी है ये। तो ए आर रेस टू 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा ए आर रेस टू 10 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए आर माइनस 1 दोनों जगह कैंसिल, आर की पावर 20 माइनस 1 आर की पावर 10 माइनस 1 नीचे ले आया, राइट हैंड साइड 244। आर की पावर 20 को मैं लिख सकता हूँ आर की पावर 10 का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, आर की पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आर की पावर 10 माइनस 1 आर की पावर 10 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय आर की पावर 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 244। ये दोनों को कैंसिल किया तो आर की पावर 10 प्लस 1 हो जाएगा 244, और आर की पावर 10 हो जाएगा 243, और आर की वैल्यू हो जाएगी 243 का पावर 1/10, मतलब √3। तो आपका आंसर होगा √3। बट क्योंकि पावर 1/10 है तो आपका आंसर दोनों आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव से दोनों से आंसर मैच करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ये तो बन जाएगा आपको, इजी है, ये भी डायरेक्ट है ऑप्शन से, ये भी ठीक है डायरेक्टली है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी एक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 14, आर की वैल्यू होगी -2/14 मतलब -1/7, और मुझे निकालना है एस इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी इज 14/1 माइनस -1/7, तो 14/8/7, तो 14 इंटू 7/8 दैट इज 12.25। अब इसमें से चेक कर लो 12.25 कौन सा है, बी। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट एक कर लिया, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सम निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, तो इसके साथ हमारा जीपी का भी एक्सरसाइज हो गया है। ठीक है, अब एक बचता है आपका, आखिरी 10 मिनट और लूंगा मैं आपके, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें एक्सरसाइज 6C है हमारे पास एक चीज़, इसमें एक चीज़ और होती है हमारे पास, एक्सरसाइज 6C। अभी जो एक्सरसाइज 6C है ना आपकी, 6C एक्सरसाइज, इसमें कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ चीज़ें खास हैं। तो मैं 6C की कुछ बेसिक बातें पहले आपको बता देता हूँ जो 6C के लिए रेलेवेंट होंगी आपकी। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है इफ M या PQR आर इन AP ऐसा बोलता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। अगर PQR AP में है, इससे ये पता चलता है कि Q माइनस P R माइनस Q के बराबर है। एक तो ये इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा, अगर 3 लोग AP में है ना, तो बीच वाली टर्म पहले और दूसरे का अरिथमेटिक मीन के बराबर होगी, ये दूसरी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। तीसरी इंफॉर्मेशन, पहले वाले का ही उल्टा वाला फॉर्म है। अगर पहली वाली इक्वेशन में मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल दूं तो ये बच जाएगा P माइनस क्यू, यहाँ भी माइनस कॉमन निकाल दूं राइट हैंड साइड में तो ये बच जाएगा Q माइनस R, माइनस माइनस कैंसिल, तो P माइनस क्यू की वैल्यू Q माइनस R के बराबर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपकी मदद आपको करती हैं चीज़ों को सॉल्व करने में, अगर PQR R इन AP है। सिमिलरली अगर मैं चलता हूँ इफ X Y Z R इन GP
ऐसा निकालता हूँ अगर एक्स वाई जेड आर एन जी पी, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये होता है सर कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है क्योंकि जीपी है तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, तो y की वैल्यू x इंटू जेड के रूट के बराबर होगी। और तीसरी वैल्यू आपकी ये भी हो सकती है सर कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड के बराबर है। ऐसा ये इंफॉर्मेशन है जो आपको मदद करेंगे वहां पर, ठीक है। अब जैसे ये है 1, ये तो सीधे ऑप्शन वाला है कि भाई आपके 2-3 नंबर अभी ऑलरेडी एपी में है, उसमें 1, 5 और 15 ऐड करो तो वो जीपी में बन जाएंगे, तो ऑप्शन से चेक कर लेना कहाँ ऐसा हो रहा है। ये भी आपका सीधे जीपी का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से यहां पर आपको नीचे एन लिखा हुआ है आखिरी टर्म में, तो फिर आपका फाइनल आंसर वैल्यू के फॉर्म में कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। कॉमन सेंस आंसर इज नन ऑफ दीज। अगर आपको टर्म नंबर बता दिया होता तो ही आंसर फाइनल आता है। अगर फाइनल टर्म बताया ही नहीं, वो एन के फॉर्म में, और एन की वैल्यू ही नहीं पता, तो आंसर तो एन के फॉर्म में आना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ कोई भी ऑप्शन में एन के फॉर्म में नहीं है, इसलिए सर ऑप्शन डी लगाया मैंने। अब सम ऑफ इन्फिनिटी करवाने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज 5/3 एंड सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इज 3। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/3, और सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन आर माइनस 1 होता है कि 1 माइनस आर होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है 3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इसका भी उल्टा वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स 5/3। अब ये जो a अपॉन 1 माइनस आर एन, इसको सीधे यहाँ पुट कर देता हूँ। 3 1 माइनस आर की पावर n इक्वल्स टू 5/3। तो 1 माइनस आर की पावर n की वैल्यू होगी 5/9, तो r की पावर n की वैल्यू होगी 5/9, 1 माइनस 5/9 दैट इज 4/9, ठीक है। और ये 2 था तो r की वैल्यू 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2/3, r की वैल्यू हो जाएगी 2/3, ठीक है, 1 से छोटी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पी क्यू आर ए पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यार, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू। सबसे पहले तो मैं एक्स और जेड को साथ साथ में लिख देता हूँ, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, जेड की पावर पी माइनस क्यू और वाई की पावर आर माइनस पी। अब देखो यार, क्योंकि पी क्यू आर ए पी में है, पी क्यू आर ए पी में है, तो इसका मतलब P माइनस क्यू और Q माइनस आर तो सेम ही हुए, ये हुआ ना। मतलब अभी बताया था ना, Q माइनस पी आर माइनस क्यू कर दो, चाहे P माइनस क्यू Q माइनस आर कर दो, दोनों बातें सेम ही हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों पावर सेम है, तो एक काम करता हूँ, Q माइनस आर को P माइनस क्यू लिख देता हूँ, ये जो Q माइनस आर है ना, इसको भी P माइनस क्यू लिख देता हूँ, तो दोनों ही P माइनस क्यू के पावर में हो गए। तो दोनों को कॉमन ले लो, एक्स जेड कर दो कि एक्स जेड का पावर P माइनस क्यू, वाई का पावर आर माइनस पी। अब अगली बात, एक्स जेड का मतलब क्या है, क्योंकि एक्स वाई जेड आपका जीपी में है, जीएम, हाँ जीपी में है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स इंटू जेड के बराबर है, तो इसको वाई स्क्वायर कर दो, तो वाई का पावर 2 और उसका पावर पी माइनस क्यू और वाई का पावर आर माइनस पी, तो वाई का पावर 2p माइनस 2q प्लस आर माइनस पी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें भी आप 2p माइनस पी कैंसिल कर दोगे तो बच जाएगा p, तो p प्लस आर माइनस 2q। अब फिर से आप यहाँ पर वही चीज़ लगा सकते हो कि भाई p प्लस आर की वैल्यू, इसके हिसाब से p प्लस आर की वैल्यू 2q के बराबर होती है, तो ये p प्लस आर बन जाएगा 2q, 2q कैंसिल हो गया, y की पावर 0, आंसर इज 1। दूसरा साइक्लिक है, इसलिए आपने रटा भी हुआ है कि आंसर 1 है, बट आया कैसे ये भी देख लिया हमने, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई दम की बात नहीं है, ये भी आपका डायरेक्टली ऑप्शन से ऐड करके करना है। ये भी अब आपको बन जाएगा, क्योंकि एक वैरायटी मैंने ऐसी करवा दी है, ये तो हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे जीपी में। हाँ, ये तो आपका स्टैट्स का प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में अरिथमेटिक मीन बड़ा होता है अगर आपकी अनइक्वल क्वांटिटीज हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन से, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन से। हाँ, ये वाला है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जैसा दिखता है, ₹6,240
rupees 6,240 is to be paid off in 30 installment such that each installment is rupees 10 more than the preceding installment. मतलब एक AP बन रहा है जहाँ पहली इंस्टॉलमेंट A है तो अगली इंस्टॉलमेंट A-10 है, ऐसे करके कहानी आगे बढ़ रही है। आपको टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स में 6,240 आपने पे कर दिए हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है? मैं कर दूंगा n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 मतलब 29 इंटू -10 दैट इज D इज इक्वल्स टू 6240। हो गया, ऑप्शन से कर दूंगा 6240 अपॉन 15 सॉरी प्लस 290 अपॉन 2। अरे गड़बड़ हो गया कुछ। 6240 अपॉन 15 सॉल्व कर रहा हूँ मैं सीधे डायरेक्टली, वहाँ -290 है तो यहाँ प्लस 290 हो जाएगा अपॉन 2। गड़बड़ क्यों आ रहा है भाई? ए की वैल्यू ओ 10 मोर देन है, सॉरी यार, प्लस 10 आएगा, माय बैड गाइस, सॉरी 10 मोर देन है, लेस देन नहीं, ठीक। तो 6240 अपॉन 15 माइनस 290 अपॉन 2, 63 आ रहा है मेरे पास ए का वैल्यू। ए का वैल्यू 63 है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा। देख रहे हो आप, ए का वैल्यू 63 आ रहा है जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है मेरे पास। चलो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली जीपी का है, ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। इस पैटर्न्स के क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, कॉमन रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ n निकालना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। t की पावर 10 आपको y दिया हुआ है, t की पावर 16 आपको z दिया हुआ है, t की पावर 4 x दिया हुआ है, तो आपको रिलेशनशिप बतानी है। तो बड़ा सिंपल है, देखो 10 t की पावर 10 को तुम लिख सकते हो ar की पावर 9 जीपी है तो ar की पावर 15 z और ar का क्यूब दैट इज x। अब देखो अगर मैं x और z को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो y स्क्वायर के बराबर आएगा। पता कैसे? ar की पावर 15 को अगर हम ar की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है a स्क्वायर r की पावर 18, और a स्क्वायर r की पावर 18 का मतलब है ar की पावर 9 का होल स्क्वायर, और ar की पावर 9 तो y है। देख लो x z की वैल्यू y स्क्वायर के बराबर आ गई, दैट इज ऑप्शन सी। अब जैसे देखिए 22 टाइप के क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो 201 203 से लेकर 299 तक का सम निकालना है। तो सिंपल है भाई, ये भी एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 201 है, कॉमन डिफरेंस +2 है, nth टर्म 299 है। पहले इस nth टर्म को लेकर a प्लस n-1d मतलब 201 प्लस n-1 इंटू 2, ऐसे करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। 299 माइनस 201 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 50 टर्म्स है। अब उस 50 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा, तो 50 टर्म्स का सम हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आंसर आ जाएगा 201 299 इंटू 25 12,500। समझे भाई? क्या बेटा 9 स्क्वायर 81, कौन सी बात कर रहे हो आप? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये देखो डिविजिबल बाय वाला हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर से वैसा करने की जरूरत नहीं, ये भी इजी है, ये भी डिविजिबल वाला है। हाँ बस ये डिविजिबल वाले में ये ध्यान रखना कि पहले तुमको निकालना है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 5। तो आप दो क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर दोगे, लेकिन एंड में ना इसको आंसर मत कर देना दोनों के सम को, क्योंकि जब आप 4 के डिविजिबल ले रहे हो और 5 के डिविजिबल ले रहे हो तो उनके कॉमन जो है, कॉमन मतलब क्योंकि डिविजिबल बाय 20 होते हैं वो 2 बार काउंट हो गए, तो उसका भी वैल्यू निकाल के एक बार माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में करते हैं ना a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसा वाला कि भाई कुछ नंबर 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, कुछ 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, दोनों का सम आपने अलग अलग निकाला, जोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ नंबर 2 बार काउंट हो गए जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, उनको एक बार निकाल देना, ठीक है। अच्छा तस्मिया तुम वो वाले क्वेश्चन का बोल रही हो, ये वाले क्वेश्चन का? ये भी नहीं, ये वाले का? अरे बेटा 9 का स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, a का पावर r का पावर 9 का पावर 2, पावर का पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना बेटा, भूल गए क्या? इंडिसेस अभी पिछले हफ्ते ही पढ़ा था, इंडिसेस रिवीजन भी किया, ठीक है, ऐसा मत भूलो यार। चलो ये भाई
मैं नहीं करवा रहा हूँ, एपी का नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी एपी का नॉर्मल क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, किसी से भी कर सकते हो, सिंपल डन। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद पुट कीजिएगा। आई विल पर्सनली सी इनटू द कमेंट्स, और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर दीजिएगा। एंड कोशिश करते हैं यार कि आप लोगों का जो है मैक्सिमम तैयारी रहे, ठीक है। इसलिए अगर हम बीच में लीव भी लेते हैं तो आपके लिए क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देते हैं। सो वेरी गुड। एंड जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये सेशन नहीं देखा है, ज़रूर देखिएगा। आखिरी में आपको राइट डायरेक्शन में जाने के लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा। यहाँ पर ABC एनालिसिस ऑफ एंटर चैप्टर्स भी करवाया गया है। और अगर अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, और स्पेशल क्लास में जाके MCQ प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट करो। यू विल रियली एंजॉय। क्विज की बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। नवंबर 2022 के लिए यूट्यूब क्लासेस चालू हो गई हैं, तो अपने जूनियर्स को ज़रूर बता दीजिए। और उनके लिए एकाग्रता नवंबर दिसंबर 2022 बैच इज गोइंग टू स्टार्ट सून। तो जल्दी से बताइए सबको, सो दैट पीपल कैन टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन एंड CA प्रणव, दिस इज माई कोड विच यू कैन यूज एंड यू कैन हेल्प अदर्स टू यूज। तो चलिए सर, मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ अनअकैडमी की वेबसाइट पर, सो दैट हम लोग जाने कि कैसे हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। unacademy.com आपको यहाँ पर टाइप करना है, और जैसे ही आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आते हैं, यू जस्ट हैव टू गो टू स्टार्ट लर्निंग टू सिलेक्ट द एग्जामिनेशन। जैसे ही आपने यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग प्रेस किया, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो CA, और उसके बाद आप जा सकते हो CA फाउंडेशन या इंटरमीडिएट। अगर आप जून 22 वाले हो तो इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन या कॉम्बो लेना चाहते होंगे। यहाँ पर आपको मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का बटन, इसको आप क्लिक कीजिए, और इसको क्लिक करते ही देखिए आपके सामने अभी जो है प्लस, आइकॉनिक और लाइट का प्राइसिंग चार्ट आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लस, आइकॉनिक और लाइट है क्या। प्लस का मतलब अनअकैडमी का पूरा फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल गया तो फाउंडेशन के कोई भी कंटेंट आप देख सकते हो। तो जिस भी कैटेगरी का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस कैटेगरी की पूरी कंटेंट हम देख सकते हैं। मल्टीपल टीचर, मल्टीपल बैचेस, रिकॉर्डेड लाइव, अनलिमिटेड टाइम्स। सिर्फ आपको अपना डिजायर्ड ड्यूरेशन क्लिक करना है। तो जैसे मैं प्लस में जाता हूँ, ये देख लीजिए ड्यूरेशन आ रहा है। फिर आता है आइकॉनिक। तो आइकॉनिक में ऐसा क्या खास है सर? 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, प्रिंटेड बुक्स मिलती है, ठीक है, एंड बहुत और भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आइकॉनिक के प्राइजेस जो हैं प्लस के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, लेकिन जिसकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता है। लाइट के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, लाइट के अंदर सिर्फ टेस्ट सीरीज है। तो जल्दी जाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। CA प्रणव, दिस इज द कोड विच यू कैन यूज एंड गेट इंस्टेंट 10% ऑफ और एनी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए प्रोसीड टू पे करके आप चाहें तो यहाँ कॉम्बो भी ऐड कर सकते हैं। 32,850 रुपीज़ में आपको फाउंडेशन और इंटर दोनों मिला के 24 मंथ्स के लिए मिल रहा है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।